हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कैसे हैं आप लोग? बेहतर होंगे। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आज के इस करंट अफेयर्स वीडियो में। शुरू करते हैं बिना देर के हुए। और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विपक्षी दलों ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत फरवरी 2026 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव का नोटिस पेश किया है? आंसर क्या होगा इसका? अनुच्छेद 94, आर्टिकल 94। इस आर्टिकल में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उनके इस्तीफे और पद से हटाए जाने का प्रावधान है। ठीक है, तो ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि कांग्रेस और उसके जो एलाइड जो और भी पार्टियां हैं, उन सब ने 10 फरवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाए जाने का नोटिस किसको दिया? तो वो दिया है लोकसभा के महासचिव को। और इसमें मतलब कई सारे आरोप लगाए गए हैं ओम बिरला पर कि स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण कार्य कर रहे हैं वो। इसके अलावा पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं। और जब ये बात सामने आई उसके बाद फिर क्या हुआ है, एक नई खबर हम देख रहे हैं कि फिलहाल स्पीकर ने, अंग्रेजी में लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं, तो उन्होंने फिलहाल सदन की कार्रवाई की अध्यक्षता नहीं करने का फैसला लिया है जब तक कि विपक्ष की इस मांग पर, ये पूरे पर सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक के लिए। ठीक है, तो ये जो उनको हटाए जाने की प्रक्रिया है, क्या है, वो सब बताएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, आखिर क्यों ऐसी नौबत क्यों आई है? 4 कारण इस नोटिस में बताए गए हैं। पहला यह है कि राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान, जब मतलब उस दौरान धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा था, तब 2 फरवरी को विपक्ष के नेता, या कहें नेता विपक्ष लोकसभा के राहुल गांधी को पूरा भाषण देने की अनुमति नहीं दी गई थी, बीच में ही रोक दिया गया था। और अलग अलग घटनाओं में ये देखने को मिला है कि नेता विपक्ष को बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ठीक है, आपने सुना होगा पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की एक किताब है जिसमें उन्होंने जिक्र किया हुआ है कि जो चीन और भारत के बीच में जो तनाव हुआ था उस दौरान क्या हुआ था, विस्तृत ब्यौरा है। उसको लेकर सत्ता पक्ष ने कहा नहीं, पब्लिश नहीं है किताब। फिर राहुल गांधी बाद में किताब लेकर आ गए, तो ये सब चीज़ें हुई हैं। फिर पेंगुइन जो पब्लिशर है उसने कहा कि पब्लिश नहीं हुई है, वगैरह वगैरह। फिर ये दावा किया गया कि पेंगुइन ने लिंक भी दिए थे सेल करने के लिए शुरू में अमेजन पे वगैरह पे। ठीक है, तो ये सब पूरे मुद्दा है। तो इसके अलावा और भी मुद्दे हैं, जैसे कि 8 विपक्षी सांसदों को अभी बजट सत्र से सस्पेंड कर दिया गया है। एक बीजेपी के सांसद है निशिकांत दुबे, वो उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी पर आपत्तिजनक व्यक्तिगत टिप्पणी की, उसको रोका नहीं गया। अध्यक्षता के दौरान ओम बिरला ने रोक नहीं लगाई, गलत बातें कही बहुत सारी उसके बावजूद। और भी है जैसे कि ये कांग्रेस सदस्यों ने कहा कि ओम बिरला ने एक बयान जारी किया कि प्रधानमंत्री को उन्होंने आने से मना किया, जो धन्यवाद ज्ञापन राष्ट्रपति अभिभाषण पर जो देना था, भाषण देना था प्रधानमंत्री को, तो उनको आने से रोका इसलिए क्योंकि ये आशंका थी कि महिला सांसद उनके साथ दुर्व्यवहार कर सकती थी। तो कांग्रेस का ये कहना है कि भाई ये सब जो ना झूठी आशंका थी और संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया गया एक तरह से। ठीक है, तो ये है पूरा मामला। ओम बिरला जो है वो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे, स्पीकर बने थे, और उसके बाद 18वीं लोकसभा जो अभी चल रही है उसके भी अध्यक्ष हैं। लगातार 2 बार वो अध्यक्ष बने हैं। और राजस्थान के कोटा से लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं। ठीक है, यहाँ एक और बात अभी आएगी, मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्थिति है। लेकिन पहले चर्चा कर लेते हैं कि अनुच्छेद 94 जो है ना, वो क्या है। तो इसमें यही है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया है। इसमें यह है कि इस्तीफा जो है वो अध्यक्ष जो है वो उपाध्यक्ष को दे सकते हैं, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को इस्तीफा दे सकते हैं। पद से हटाए जाने का भी जिक्र है। मतलब इस अनुच्छेद का ना कई सारे हिस्से भी हैं। ठीक है, तो इसमें पद से हटाए जाने का भी है कि लोकसभा के द्वारा रिजोल्यूशन पारित करके, बशर्ते इसमें नियम है कि कम से कम 14 दिन का पूर्व नोटिस और देना जरूरी है, उसका साधारण बहुमत से इस अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो लोकसभा की नियमावली भी है, प्रक्रिया और नोटिस की व्यवस्था है। उसमें यह है कि लोकसभा का कोई भी सदस्य जो है ना, यानी एमपी, वो प्रस्ताव ला सकता है, लेकिन कम से कम 50 लोकसभा सांसदों का लिखित समर्थन होना जरूरी है। ठीक है, वैध नोटिस को वैध तभी माना जाएगा जब 50 एमपी साइन करेंगे।
और इसमें तो करीब 130 या 180 जो है ना उस सांसदों ने सिग्नेचर किए हुए हैं। लेकिन प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है। तो मतलब कि अभी नोटिस दिया गया है, 14 दिन पहले की बात की गई है। ठीक है, तो अभी नोटिस है, प्रस्ताव आया नहीं है, अभी नोटिस दिया गया है। अब प्रस्ताव पर निर्णय कैसे होते हैं? देखिए, नोटिस हुआ, उसके बाद प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा होगी, फिर मतदान होगा, वोटिंग होगी। यही चर्चा के लिए ही सारा खेल विपक्ष ने रचा है अभी। ठीक है, और इसमें साधारण बहुमत यानी जो मौजूद उपस्थित सांसद हैं उसका अगर 50% से अधिक वोट पड़ जाता है इस प्रस्ताव पर, तो फिर लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है पद से। और जिस दिन प्रस्ताव पर चर्चा होती है उस दिन ये नियम है कि लोकसभा जो अध्यक्ष हैं वो अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं, बल्कि दूसरे व्यक्ति कोई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बात कि अध्यक्ष जो है मतदान में भाग ले सकते हैं, लेकिन कास्टिंग वोट नहीं देते हैं। यहाँ पर कास्टिंग वोट का मतलब ये होता है निर्णायक वोट, जो सदन का अध्यक्ष तभी दे सकता है जब वोट टाई हो। लेकिन अपने खिलाफ अगर यानी उन पर अविश्वास एक तरह से है, उनको हटाने की बात हो रही है, तब वो कास्टिंग वोट अपना नहीं दे सकते। ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई विपक्ष के पास तो लोकसभा में बहुमत है नहीं, तो फिर उस वो क्यों लेकर आया? भाई जिसका बहुमत है उसकी सरकार है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सरकार है, एनडीए की गवर्नमेंट है, एनडीए के पास लोकसभा में बहुमत है। तो ऐसा क्या हुआ कि इनको हटाने की बात हो रही है और कांग्रेस या फिर विपक्षी दल ने ये नोटिस दिया है? देखिए, इसके पीछे ना कई सारी चीजें हैं। अभी क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ या उनके बारे में कुछ भी अगर सांसद बोलता है तो उसको कार्रवाई से हटा दिया जाता है। लेकिन जब ये प्रस्ताव आएगा तो उस पर चर्चा होगी तो फिर पक्ष और विपक्ष दोनों को लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बोलने का मौका मिलेगा, और ये जो संसदीय इतिहास है उसमें ये दर्ज होगा। तो कांग्रेस ये दिखाना चाहती है इसके जरिए या विपक्षी दल कि किस तरीके से उनका जैसा आरोप है कि ओम बिरला ने जो पक्षपातपूर्ण कार्य किया है उसको हम सामने रखें, उसको एक तरह से दस्तावेज के तौर पर हम दिखाएं। ठीक है, ये है पूरी बात। अच्छा, सवाल ये होगा कि क्या इससे पहले किसी लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा चुका है इस तरीके से? तो देखिए, ऐसा पहले अभी तक नहीं हुआ है अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाना। लेकिन कई बार नोटिस आए हैं और राजनीतिक विवाद हुए हैं, लेकिन वोटिंग की नौबत तक नहीं आई थी। एक बार आई थी नौबत, लेकिन उससे पहले उस वक्त के लोकसभा अध्यक्ष थे, वो उनका नाम मैं पीडीएफ में दे दूंगा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा है। और ये देखिए, संवैधानिक चीजें होती ना तो प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं इस तरीके से, ये जो इसे अनुच्छेद के बारे में मैंने बताया, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोप का पहला देश कौन बन गया? आंसर क्या होगा? स्पेन। स्पेन ने अनाउंस कर दिया है कि वो 16 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया बैन कर रहे हैं। तो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या नाम है उनका, पेड्रो सांचेज। तो उन्होंने ये ऐलान किया दुबई में जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ उस दौरान। ठीक है, तो इसी के साथ अब स्पेन जो है ना वो यूरोप का पहला देश बन गया है जो बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया जिसने आधिकारिक तौर पर, और दुनिया का दूसरा देश बन गया ऐसा। पहला दुनिया का देश है ऑस्ट्रेलिया, जिसने किशोरों के लिए ये बैन लगाया था। अच्छा, दूसरी ओर ग्रीस भी है जो कि वो कह रहा है कि वो भी बैन लगाएगा बहुत जल्दी है। कई सारे यूरोपीय देश जो है ना, ब्रिटेन भी, वो भी कह रहा है कि हम बैन लगाएंगे, क्योंकि लत आ जाती है, ऑनलाइन लत हो जाती है, साइबर बुलिंग, हानिकारक कंटेंट, डेटा गोपनीयता, इन सब के जोखिम है। और साथ में एक जोखिम ये भी है कि उस देश के जो बच्चे हैं उन सब का डेटा, उन सब वो क्या सोच रहे हैं, ये सारा डेटा जो है ना वो जो कंपनियां हैं उनके हाथ में जा रहा है, और बच्चों का जो ब्रेन है ना उसका विकास सकारात्मक रूप से नहीं हो पा रहा है। ये है महत्वपूर्ण बात है। तो दुनिया भर की सरकारों में ये बहस चल रही है कि डिजिटल स्पेस में बच्चों को सुरक्षित कैसे किया जाए। ठीक है, तो एक बार मैप में देख लेते हैं स्पेन को। महत्वपूर्ण चीज, प्यारा भारत है अपना, और यूरोप में है स्पेन, पहले ही मैंने बताया है, और ये रहा यूरोप में, यहाँ पर ये स्पेन रेड कलर में जो दिख रही है। इसकी राजधानी क्या है? मैड्रिड। क्या है? मैड्रिड। मुद्रा यूरो चलती है यहाँ पर, भाषा स्पेनिश बोली जाती है।
आबादी तकरीबन तकरीबन 5 करोड़ के आसपास है। और इसके जो पड़ोसी देश हैं वो कौन है, इधर देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना, ये है पुर्तगाल, इधर ये है फ्रांस, ठीक है। और ये मूलतः देश हैं, बाकी और भी हैं जैसे अंडोरा, जिब्राल्टर, इसके पास में ये सब। अगला क्वेश्चन, मणिपुर की बात हो रही है, वहां के नए मुख्यमंत्री कौन है। देखिए वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था काफी लंबे समय से, अब राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है, ठीक है। और वहां पर नए मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है। तो क्या नाम है उनका, उनका नाम है वाई खेमचंद, यू नाम खेमचंद, ठीक है। तो ये है न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, 4 फरवरी को उन्होंने राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है, ठीक है। तो ये जो है वो मार्शल आर्ट के धुरंधर हैं और मैतेई समुदाय से आते हैं। मणिपुर में लंबे समय से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और उसकी वजह भी थी क्योंकि वहाँ जो जो मतलब दो समुदायों के बीच में, कुकी और मैतेई, उनके बीच में इतना ज़्यादा तनाव हो गया। एक तरह से वो राज्य जो है ना वो पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र में एक तरह से बंटवारा हो गया था। कोई उधर का आदमी इधर नहीं जा सकता है, इधर का कोई इधर नहीं जा सकता है। तो ये स्थिति थी। लेकिन अब माना जा रहा है कि इनके आने के बाद कुछ बातचीत होगी मणिपुर में। ओके, मणिपुर के गवर्नर कौन है, अजय कुमार भल्ला, तो उन्होंने ये शपथ दिलाई है। एक बार मैप के जरिए देख लीजिए मणिपुर को, ठीक है। प्यारा भारत है अपना, और इस तरफ देख रहे हैं आप, ये नॉर्थ ईस्ट है, पूर्वोत्तर, और उसमें जो रेड कलर में देख रहे हैं वो है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है। पड़ोसी राज्य इसके असम और मिजोरम है, ठीक है। और इसका अगर हम देखेंगे कि पड़ोस में कौन सा देश है तो वो है म्यांमार। आगे बढ़ते हैं, बर्ड एटलस जारी करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है, गोवा है। केरल पहला था और गोवा दूसरा है। तो 7 फरवरी को गोवा में जो 9वां बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया, उसी के दौरान इस एटलस को जारी किया गया, ठीक है। तो ये है महत्वपूर्ण बात कि बर्ड एटलस जारी कर दिया गया। तो एटलस में क्या होता है, एटलस में क्या होता है, चीज़ों की डिटेल होती है बहुत सारी। मैप का एटलस होता है तो मैप की भयानक डिटेलिंग होती है। उस तरह से ये बर्ड एटलस है, तो इसमें पक्षियों की प्रजाति, स्थानीय वहाँ के, उन सब के पूरे नाम दर्ज किए गए हैं। कैसे जैव विविधता से जुड़ा हुआ चीज़ है ये, मतलब कितने पक्षी हैं, किस किस क्षेत्र में कहाँ हैं, कितने हैं, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये वैज्ञानिक दस्तावेज माना जाता है इसको। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत, राजधानी पणजी है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले बताऊं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है शार्प लर्निंग ऐप पर, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डेली का पीडीएफ फ्री होता है, वो देख सकते हैं। और हाँ, कल जो आएगा ना वो यूपी बजट हम लोग लेकर आएंगे, वो भी जरूर देखिएगा अगर यूपी के एग्जामिनेशंस के देखना चाहते हैं, उसकी तैयारी करना चाहते हैं। तो बजट और आर्थिक सर्वे दोनों भी एक साथ में दे दूंगा यूपी का, ठीक है। और उसका भी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप करंट फोर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए मेंबरशिप प्लान अवेलेबल है। एक बेसिक मेंबरशिप प्लान जो कि एसएससी, टीचर, रेलवे, पुलिस, इन सब लेवल का है। दूसरा आईएसपीसीएस लेवल का, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, दिस वीक ओनली ऑफर, तो लाभ आप उठा सकते हैं। काफ़ी डिस्काउंट भी चल रहा है इस वक्त। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, वीकली, मंथली, ईयरली, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। और शानदार तरीके से पिछले 2 सालों के कंटेंट होंगे, अगले 1 साल का भी मिलेगा। और वीडियो मतलब पीडीएफ में मैं वीडियो का लिंक भी देता हूँ, ताकि अगर विजुअल वाला चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आप लिंक पर क्लिक करके आप ढंग से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन हुआ है, इसका आंसर क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन में बताया था, स्पेन वाला जो मामला था ना, सोशल मीडिया बैन को लेकर, तो ये ऐलान कहाँ पर हुआ था, मैंने बताया था आपको दुबई में। दुबई कहाँ है, वो है यूएई में, ठीक है। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो वहीं पर ये आयोजन हुआ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का। ये एक वैश्विक मंच है और यहाँ पर दुनिया भर के सरकारों और खासतौर पर जो नीति निर्माता हैं, टेक्निकल विशेषज्ञ हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, वो सब पहुँचते हैं और कई सारी चुनौतियों पर चर्चा करते हैं। तो 2013 में यूएई में ये शुरुआत हुई थी और ये दुनिया के एक बड़े सरकारी डायलॉग, बातचीत, इसका एक
माध्यम भी बन गया है। 3 से 5 फरवरी तक ये आयोजन किया गया और इसका लक्ष्य यही है कि भविष्य की जो सरकारें हैं, नई नीतियां हैं, वैश्विक समस्याएं हैं जैसे एआई, जलवायु परिवर्तन, स्थिरता, इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्बन डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, इन सब पर बातचीत हो, चर्चा हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। प्रश्न यहाँ पर होगा कि किस भारतीय शिक्षक को वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला है? क्या होगा आंसर इसका? रूबल नागी, याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन का आंसर रूबल नागी, और ये रहा फोटोग्राफ। इनको ये अवार्ड दिया गया है। कब दिया गया अवार्ड? 5 फरवरी को दुबई में आयोजित जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट था उसी के दौरान क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, तो उन्होंने ये अवार्ड दिया है और $10 लाख की राशि भी दी गई है। और क्यों ये अवार्ड मिला इनको, नागी को? तो ये इन्होंने क्या किया ना कि जो उपेक्षित लोग हैं, जो ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए इंटरेक्टिव मतलब भित्त चित्र बनाए थे दीवारों पर, जो पढ़ने लिखने, अंक गणितीय के साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण जागरूकता, ये सब सिखाते हैं। और 20 वर्षों में इन्होंने, रूबल नागी ने जो अपनी जो आर्ट है, पेंटिंग, उसको पढ़ाई का जरिया बनाकर 10 लाख से ज़्यादा बच्चों को स्कूल से जोड़ने में मदद की थी। तो इनका एक फाउंडेशन है, उसका नाम है रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन। उसके द्वारा वो बच्चों को मदद करती हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी वो फरवरी 2026 में भारत की राजकीय यात्रा पर रहे? आंसर का सेशल्स, सेशल्स के राष्ट्रपति। ठीक है। तो अक्टूबर 2025 में वो राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद से ये भारत की पहली उनकी यात्रा थी। ओके। तो दोनों देशों के बीच में जो राजनयिक संबंध है, डिप्लोमेटिक जो संबंध है, उसके 50 वर्ष हो गए हैं। 50वीं वर्षगांठ थी और उसी के दौरान उनका आगमन हुआ था। तो भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और वहाँ के सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी, तो उनके बीच में 9 फरवरी को मुलाकात हुई है। ठीक है। तो ये अच्छा, वो चेन्नई भी पहुँचे थे, महाराष्ट्र भी गए थे। ओके। तो एक बार मैप में देख लेते हैं सेशल्स है कहाँ पर। द्वीपीय देश है, प्यारा भारत है अपना, और ये हिंद महासागर में आप देखेंगे ना, यहाँ पर देखिए आप, ये मेडागास्कर है, ठीक है, मॉरिशस है, और यहाँ पर ये है सेशल्स, इस जगह पर ये वाला हिस्सा, ठीक है, मॉरिशस। तो इसको $175 मिलियन का भारत ने पैकेज भी देने का ऐलान किया है। और ये वहाँ पर सोशल हाउसिंग, ई मोबिलिटी, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, रक्षा, मैरीटाइम मूवमेंट, इन सब को सपोर्ट करेगा। भारत द्वारा ये ऐलान किया गया। तो ये डेटा भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है। सेशल्स जो है ना, उसकी राजधानी क्या है? विक्टोरिया। आबादी मात्र 1,27,000 या 28,000 के आसपास है। 2023 का आंकड़ा जो था वो मैंने बताया। और इसके मुद्रा है सेशल्स रुपया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। और थीम क्या है? देखिए 2025 से 2027 तक यानी 26 का भी एक ही थीम है, यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है। तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कैंसर की रोकथाम करना, पहचान करना, इलाज करना, और पहले दूसरे जो स्टेज हैं या तीसरे स्टेज तक भी, मतलब जितनी जल्दी पता हो सके उसका पता लगाकर इलाज शुरू कर देना। क्योंकि ये बीमारी, अब इसको रोका जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है कैंसर को। बहुत सारे लोग हैं जो ठीक हो चुके हैं कैंसर से। तो अब ये बीमारी जो है ना, कैंसर, पहले कहा जाता था कि कैंसर हो गया तो, लेकिन अब बच सकते हैं। ठीक है, इलाज संभव है अगर आप शुरुआती स्टेज में, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज तक भी आप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, सही इलाज होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा, यूनाइटेड बाय यूनिक का मतलब भी है यहाँ पर बताऊंगी कि हर जो कैंसर है उन सब की अपनी यूनिक कहानी है। ठीक है। तो उन सबको आप एक करें और फिर इसके खिलाफ लड़ें।
अगला क्वेश्चन, शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर ओलंपिक्स 2026 किस देश में आयोजित हुआ है? आंसर होगा इटली में हुआ है। 6 से 22 फरवरी तक इटली में आयोजन किया गया। ये तीसरी बार इटली में शीतकालीन ओलंपिक हुआ है। तो इटली के मिलान, कोर्टिना डी ओम्पजो, बोर्मियो, वाल्दी, फिएमे, 3 शहरों में आयोजन किया गया है। और इसकी जो शुरुआत हुई है वो मिलान के सैन सीरो स्टेडियम में हुई है। तीसरी बार वो आयोजन कर रहा है। 25वां ये शीतकालीन ओलंपिक है। इसका जो ऑफिशियल नाम रखा गया है मिलानो कोर्टिना, मिलानो कोर्टिना ये नाम रखा गया है। ठीक है, इसका थीम है सामंजस्य, हार्मनी। भारत ने भी पार्टिसिपेट किया है। भारत के खिलाड़ी हैं आरिफ मोहम्मद खान, वो अल्पाइन स्कीइंग में, और स्टांजिन लुंडुप, तो वो क्रॉस कंट्री स्कीइंग, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। देखते हैं आगे क्या होता है, फिर बताऊंगा मैं आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी में किस देश ने अपनी पहली महिला सदस्य का चुनाव किया है, जो वर्तमान में सबसे कम उम्र की प्रतिनिधि भी बनी है? आंसर होगा ईरान। नाम क्या है? सोराया। ईरानी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, तो उनको मेंबर बनाया गया है। ईरान के इतिहास में पहली बार है जब किसी महिला को आईओसी के मेंबर के तौर पर भेजा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशन उसने नेशंस कप 2026 की सूची में, लिस्ट में किस नए खेल को शामिल किया है? शतरंज को शामिल किया है। ठीक है, ई स्पोर्ट्स में शतरंज भी अब शामिल हो गया है और 8 फरवरी को इसकी घोषणा की गई है। और ये 16 खेलों में से एक है जो ई स्पोर्ट्स नेशंस कप में ये शामिल होगा। और ये ई स्पोर्ट्स नेशंस जो गेम्स है ये 2 से 29 नवंबर को, नवंबर 2026, उस वक्त ये सऊदी अरब के रियाद में आयोजन होगा। अगला क्वेश्चन, अनुतिन चंद विराकुल वो किस देश के प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं? आंसर क्या होगा? थाईलैंड। आप कहेंगे वो तो पहले से थे। हाँ, वो पहले से थे, लेकिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर थे। अब चुनाव में उनकी पार्टी ने निर्णायक जीत हासिल कर ली है। ठीक है, तो वो अब बन गए हैं। ठीक है, तो अब ये महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, इससे पहले जो कौन थी महिला थी, पोंटोटार्न शिवनावात्रा, वो थी वहाँ की प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उनको बर्खास्त कर दिया था वहाँ के न्यायालय ने। हुआ क्या था, एक बार देखते हैं। प्यारा भारत है मैप में, देखिए आप। और अब कहाँ चलेंगे हम लोग? थाईलैंड की ओर। थाईलैंड ये है। ठीक है, और यहाँ पर ये है कंबोडिया। इससे क्या है, तनाव रहता है। ठीक है, तो पहले जो महिला प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने इसके लीडर से बात कर ली थी और वो लीक हो गया, उसी पर उनको हटा दिया गया था। और तब जो कार्यवाहक के तौर पर इनको नियुक्त किया गया था। लेकिन अब ये चुनाव जीत गए हैं तो अब यही रहेंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का 6 फरवरी को, और ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित है। महिला जननांग विकृति का मतलब क्या हुआ? जो महिलाओं का खतना होता है ना, उसके खिलाफ एक तरह से ये जो है वो दिवस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो है 10 फरवरी को, और इस बार की थीम क्या है? थीम है दुनिया की दालें शालीनता से उत्कृष्टता तक। ये है इस बार की थीम। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ही यह दिवस घोषित है। एफएओ मनाता है खासतौर पर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को क्रॉफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? आंसर होगा वीरभद्रन रामनाथन। ये फोटोग्राफ रहा। भारतीय मूल के हैं, अमेरिका में रहते हैं, वायुमंडलीय वैज्ञानिक हैं और नासा के लैंगली रिसर्च सेंटर में काम कर चुके हैं। ये अवार्ड जो है ना बड़ा अवार्ड माना जाता है। इन्होंने क्या किया कि क्यों मिला इनको? इनका मतलब कई दशकों तक इन्होंने रिसर्च किया और ये समझ बदल दी कि पृथ्वी का तापमान कैसे बढ़ता है। औद्योगिक गैसों का जो तापीय प्रभाव होता है
वो कैसे होता है, इन सब चीज़ों को लेकर गहरा प्रभाव इन्होंने डाला था, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट कंटेंट्स। कल का कंटेंट जरूर देखना, यूपी बजट भी आ रहा है और भी कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस उसमें होंगे। और शार्प लर्निंग ऐप पर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना आप। और मामूली से प्राइस से मेंबरशिप प्लान चल रहा है, करंट फूड्स की तैयारी का ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं कल फिर ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। और अगर आपने इस चैनल यानी सरकारी जॉब न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, बाय।